everyone, welcome to our YouTube channel WIM The Image Foundation. Today's target is 30 question of CDP. क्वेश्चन नंबर 1। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है स्वाभाविक और कृत्रिम, कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण, जन्मजात तथा अर्जित, अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन। अभिप्रेरणा मतलब आंतरिक इच्छा। यदि आपको भूख लगी हो तो आप क्या करेंगे? खाना बनाएंगे। खाना बनाना यहाँ पर कार्य करना है और भूख लगना अभिप्रेरणा है। इस प्रकार अब्राहम मैस्लो ने बताया कि अभिप्रेरणा वह शक्ति है जो व्यक्ति के कार्य को गति प्रदान करे। अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती हैं, जन्मजात अभिप्रेरणा जैसे भूख, नींद, प्यास, और अर्जित अभिप्रेरणा जैसे रुचि और प्रतिष्ठा। इस प्रकार अभिप्रेरणा का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। ऑप्शन सी, जन्मजात तथा अर्जित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य, ये सभी। किसी भी सीखे जा चुके कार्य को अन्य परिस्थिति में प्रयोग करने पर यदि आपकी सीखी हुई स्किल्स कुछ नया सीखने में आपकी हेल्प करती है तो वह सकारात्मक सीखने का स्थानांतरण हुआ, और यदि वह बाधा उत्पन्न करे तो वह नकारात्मक सीखने का स्थानांतरण होता है, और अगर कोई इफेक्ट ना हो तो वह शून्य होता है। सकारात्मक स्थानांतरण अर्थात जैसे अगर आपने पहले कभी साइकिल चलानी सीखी हो तो अभी आप अगर स्कूटी सीख रहे हैं तो आपको यह स्किल सीखने में हेल्प करेगी, तो यह सकारात्मक स्थानांतरण है। यदि सपोज आपने पहले कभी हिंदी लैंग्वेज सीखी है, अभी आप इंग्लिश लैंग्वेज में हिंदी के जैसे अच्छे होना चाह रहे हैं, तो ये पहली लैंग्वेज आपके लिए सेकंड लैंग्वेज के लिए कुछ बाधा उत्पन्न करेगी, तो यह नकारात्मक स्थानांतरण है। इस प्रकार से सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण तीनों प्रकार से होता है, अर्थात सही ऑप्शन है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? मनोविश्लेषणवाद, व्यवहारवाद, संबंधवाद, गेस्टाल्टवाद। सीखने की अंतर्दृष्टि इनसाइट लर्निंग थ्योरी गेस्टाल्टवादियों द्वारा दी गई है, अर्थात गेस्टाल्टवाद ही अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया? विलियम जेम्स, स्किनर, एबिंगहॉस, बार्टलेट। एबिंगहॉस के अनुसार निरर्थक शब्दों के प्रयोग से धीरे धीरे सार्थक शब्दों का प्रयोग आसान हो सकता है। जैसे बच्चा शुरू में जब बोलना सीखता है तो पहले कुछ तुतलाता है, फिर धीरे धीरे उसका उच्चारण सही होने लगता है। इसका सही आंसर हुआ एबिंगहॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन। सीखने के नियम दिए पावलोव ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने। थॉर्नडाइक ने सीखने के लिए प्रमुख 3 नियम दिए। पहला नियम था तत्परता का नियम, दूसरा नियम था प्रभाव का नियम, तीसरा नियम था अभ्यास का नियम। तत्परता का नियम मतलब जब आप कुछ सीखना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप रेडी होने चाहिए, आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि हाँ आज आपको इस वक्त ये सीखना है और कैसे सीखना है। प्रभाव का नियम जैसे आपको वो सीखने के बाद आप में क्या बेहतर ऐड होगा, तो वो प्रभाव का नियम उन्होंने दिया। अभ्यास का नियम आपने सीख तो लिया लेकिन सीख के उसको छोड़ दिया, उसको दोबारा कभी रिवाइज नहीं किया, तो फिर वो आप में कैसे रहेगा। तो इसलिए सीखने के प्रमुख 3 नियम दिए, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। तो इसका सही आंसर है सी, थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। सीखना है व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, ये सभी। इसका सही आंसर है ये सभी, क्योंकि सीखना सतत रूप से चलने वाली सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जन्म से मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। इसलिए व्यवहार में परिवर्तन भी सीखना है, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम भी सीखना ही है, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन भी सीखने का ही एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता या फिर आनुवंशिकता। शारीरिक वृद्धि और विकास को हम अभिवृद्धि कहते हैं, क्योंकि
अभिवृद्धि एक निश्चित समय सीमा तक ही चलती है और शारीरिक विकास भी एक आयु तक आकर रुक जाता है। इसलिए शारीरिक विकास भी एक निश्चित वृद्धि और निश्चित समय सीमा के साथ ही बढ़ता है। इसलिए इसका सही आंसर हुआ अभिवृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन रॉस के द्वारा दिया गया है। रॉस ने कहा था कि चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। हम अगर कहें कि सारे बच्चे एक जैसे होते हैं तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उनकी जो परवरिश है या फिर उनके अनुभव हैं, उनके माहौल हैं, उनके बोलने के तरीके हैं, उनका परिवार है, सब कुछ अलग अलग होता है। तो सभी बच्चे एक जैसे तो हो ही नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। कुछ बच्चे एक जैसे होने का मतलब है कुछ बच्चे जो बाकी बच्चे हैं वो सब एक जैसे होते होंगे, लेकिन एक जैसे तो हो ही नहीं सकते क्योंकि सब अलग अलग परिवेश से आते हैं। कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट हैं, लेकिन बाकी बच्चे समान हुए क्या? नहीं ना। तो इसका सही आंसर होता है प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, क्योंकि सभी की परवरिश, सभी के परिवार, सभी के माता पिता, सभी के आनुवंशिक लक्षण अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु बालक होता है, क्योंकि हम बाल मनोविज्ञान के अंदर बालक के ही अधिगम और विकास के बारे में अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं। शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान, अच्छी धारणा या फिर ये सभी। स्मृति क्या है? पहले सीखी जा चुकी बात का स्मरण ही स्मृति होता है। यानी कि हम जो पहले सीख चुके हैं वो अगर दोबारा हम रिकॉल कर पा रहे हैं, उसको अपनी किसी भी परिस्थिति में यूज कर पा रहे हैं उस स्किल को, तो वह स्मृति होती है। और इसलिए इसका सही ऑप्शन है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है क्रोध और भय, स्नेह और प्रेम, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, उपरोक्त में से कोई नहीं। पहले तो हम संवेग का शाब्दिक अर्थ समझेंगे। संवेग का शाब्दिक अर्थ होता है वेग सहित, अर्थात किसी व्यक्ति द्वारा किसी कार्य को वेग के साथ करना ही संवेग होता है। संवेग व्यक्ति की एक उत्तेजित अवस्था होती है, इसलिए इसका सही आंसर होगा उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौशल सीखने की पहली अवस्था है यथार्थता, कल्पनाशीलता, समन्वय या फिर अनुकरण। बच्चा जब छोटा होता है तो सर्वप्रथम वह कैसे सीखता है? अपने घर परिवार में या आसपास के लोगों को देखकर, सुनकर वह उन बातों को रिपीट करता है, तभी तो वह सीखता है। यानी वह अनुकरण करता है। रिपीट का मतलब होता है अनुकरण करना। तो बच्चा अनुकरण करके ही अपनी पहली अवस्था में सीखना आरंभ करता है, इसलिए इसका सही आंसर हुआ अनुकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया थॉर्नडाइक ने, गिलफर्ड ने, स्पीयरमैन ने या फिर बिने साइमन ने। मानसिक आयु का जो सर्वप्रथम प्रयोग था वो बिने साइमन द्वारा किया गया। बिने साइमन दो अलग अलग मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने मेंटल एबिलिटी या फिर आईक्यू के ऊपर एक फॉर्मूला दिया था। फॉर्मूला था MA/CA/100। मानसिक आयु इंसान या फिर किसी बालक या व्यक्ति की मानसिक अवस्था के बारे में बताता है कि वह बच्चा मंद बुद्धि है या फिर तीव्र बुद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, उपरोक्त सभी। शैशवावस्था में बच्चों को बहुत अच्छे से खेल विधि के द्वारा सिखा सकते हैं, उनको उनके अनुभव द्वारा उनको दिखाकर, सिखाकर या फिर उस माहौल में ले जाकर सिखा सकते हैं। मतलब उनके लिए एक एंजॉय वाली फीलिंग होनी चाहिए, बल्कि किसी डर में नहीं, किसी दबाव में नहीं। तो शैशवावस्था के लिए सबसे उत्तम शिक्षण विधि होती है खेल विधि। मॉन्टेसरी विधि भी इसी का एक उदाहरण होता है, और एक किंडरगार्टन विधि भी शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि होती है, इसलिए इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है या फिर उपरोक्त सभी पर। बाल विकास में हम जन्म से लेकर बच्चे की
गर्भावस्था से लेकर जन्म हुआ और फिर उसकी किशोरावस्था तक के सभी विकास और परिणामों का अध्ययन करते हैं कि वह किस प्रकार अधिगम करता है, वह किस प्रकार सीखता है, उस पर वातावरण का, आनुवांशिकता का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। तो बाल विकास में बालक की विकास की प्रक्रिया पर भी बल दिया जाता है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर भी बल दिया जाता है और गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन भी होता है। इसलिए सही आंसर है उपरोक्त सभी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण की बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, वैयक्तिक विभिन्नता का अध्ययन, उपरोक्त सभी पर। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र उपरोक्त सभी पर ही होता है। बाल विकास में हम बालक की विभिन्न अवस्थाओं का भी अध्ययन करते हैं, उनके वातावरण द्वारा बालक पर पड़ने वाले विकास के प्रभावों का भी अध्ययन होता है, वैयक्तिक विभिन्नताओं का भी अध्ययन करते हैं और कुल मिलाकर हम जन्म से किशोरावस्था तक उस बच्चे के साथ जो जो कुछ घटनाएं घटित होती हैं, जो भी प्रभाव पड़ते हैं, जो भी वह सीखता है, हम सभी का अध्ययन करते हैं। इसलिए इसका सही आंसर हुआ उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत है, लेमार्क का है, हैरिसन का है, डार्विन का है या फिर मैकडूगल का है। यह सिद्धांत डार्विन द्वारा दिया गया है। डार्विन ने कहा कि जो प्राणी स्वयं को प्रकृति के अनुसार नहीं ढाल पाते वह स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं, लेकिन जो प्राणी अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए एक सचक प्रयास करते हैं उनका जीवन पर्यंत तक विकास होता रहता है। यह सिद्धांत डार्विन द्वारा दिया गया है। इसलिए इसका सही ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनय साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है, सामान्य बुद्धि का, विशिष्ट बुद्धि का, अभिवृद्धि का या फिर अभिक्षमता का। विनय साइमन परीक्षण 1905 में किया गया था, जो कि सामान्य बुद्धि को मापने के लिए किया गया था। इसमें बच्चे की बुद्धि का स्तर देखा जाता है कि बच्चा तीव्र बुद्धि है, जड़ बुद्धि है, मंद बुद्धि या फिर प्रखर बुद्धि है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, सामान्य बुद्धि का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता या फिर उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, क्योंकि संवेगात्मक विकास से हमारा तात्पर्य होता है व्यवहार परिवर्तन, यानी हम अपने भावों के अनुसार अपने व्यवहार को किस प्रकार ढालते हैं। तो हमारा व्यवहार किस किस चीज़ों पर आधारित होता है, मानसिक योग्यता पर भी आधारित है, शारीरिक स्वास्थ्य पर भी आधारित है। अगर हम अपना स्वास्थ्य ठीक रखेंगे तो हमारा व्यवहार उचित होगा, मानसिक योग्यता हमारी अच्छी होगी तो हम और कई लोगों से कई डायमेंशन में बात कर सकते हैं। इसलिए संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले ये सभी कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। उक्त कथन है हरलॉक का, टीपीनन का, मैकडूगल का या फिर रॉस का। यह हरलॉक ने दिया है। हरलॉक ने ही कहा था कि सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। समाज का प्रभाव बालक के विकास पर किस प्रकार पड़ता है, यह हरलॉक ने ही बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है कौशल अर्जन, ज्ञानार्जन, व्यवहार में परिमार्जन या फिर वैयक्तिक समायोजन। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है व्यवहार में परिमार्जन। सीखने का मुख्य उद्देश्य बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना ही होता है ताकि वह परिस्थिति के अनुसार कई उचित व्यवहार कर सके। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यवहार में परिमार्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, बाड़ी दोष नहीं है। ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण, धीमी या तेज गति से बोलना, हकलाना और तुतलाना, तीव्र अस्पष्ट बाड़ी। बाड़ी दोष का अर्थ होता है कि बच्चा किस वर्ड को या किस शब्द को कितनी स्पष्टता से बोल सकता है। अगर वह नहीं बोल पा रहा है स्पष्टता से तो वह बाड़ी दोष है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धीमी या तेज गति से बोलना। बाड़ी दोष नहीं है। बाड़ी दोष सिर्फ वही होता है जिसमें बच्चा स्पष्टता से बोल ना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है मूल्यों के महत्व को बताना, मूल्यों के पालन न करने पर दंडित करना, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन करना, उपरोक्त सभी। 24,
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन। मूल से हमारा तात्पर्य है नैतिक शिक्षा, अर्थात वह बच्चा किस प्रकार से अपनी नैतिकता को अपने अंदर समाहित कर सकता है। मूल्य कई प्रकार से होते हैं, जैसे यहाँ पर मूल्य से हमारा तात्पर्य नैतिक शिक्षा से है। मूल्यों का महत्व बताना, मूल्यों की शिक्षा देने के लिए काफ़ी अच्छा है। महान व्यक्ति के आदर्शों के बारे में बताना भी मूल्यों की शिक्षा ही देना होता है। लेकिन सबसे अच्छा कक्षा में एक अध्यापक स्वयं मूल्य का एक आदर्श उदाहरण बच्चों के सामने प्रदर्शित करे तो यह सबसे अच्छा है। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। आध्यात्मिक मूल्य, येन क्रेन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य, नैतिक मूल्य। मूल्यों के वर्गीकरण में धनार्जन का मूल्य सम्मिलित नहीं होता है, क्योंकि आध्यात्मिक मूल्य और नैतिक मूल्य तो नैतिकता में आ जाते हैं, लेकिन धनार्जन अनैतिकता का एक उदाहरण होता है। तो मूल्यों के वर्गीकरण में येन किन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर 6, व्यक्ति के संगठन का स्वरूप है सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सामाजिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक। व्यक्ति के संगठन का स्वरूप मनोवैज्ञानिक, शारीरिक होता है। व्यक्तित्व किसी भी व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक और शारीरिक विकास का एक संगठन और संतुलन स्वरूप है, इसलिए इसका सही आंसर हुआ मनोवैज्ञानिक और शारीरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, सामाजिक निर्भर। आत्म केंद्रित व्यक्ति अंतर्मुखी होता है, क्योंकि एक अंतर्मुखी व्यक्ति अपने निजी में या अपने आप में अकेला रहना पसंद करता है। उसको बाहरी गतिविधियों और बाह्य समाज में हिस्सा लेने में काफ़ी कठिनाइयाँ महसूस होती हैं। तो आत्म केंद्रित व्यक्ति अंतर्मुखी होता है, यह उसका सबसे मुख्य विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है ज्ञानात्मक व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व, कलात्मक व्यक्तित्व या फिर धार्मिक व्यक्तित्व। इसका सही आंसर है बहिर्मुखी व्यक्तित्व। एक बहिर्मुखी व्यक्तित्व ही बाह्य सामाजिक परिवेश में अपने आप को सजगता से आसानी से ढाल सकता है, इसलिए अपने ऊर्जा बल को वह बाहर की ओर अभिव्यक्त करने में माहिर होता है, इसलिए इसका सही आंसर है बाहिर्मुखी व्यक्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, आप क्या करेंगे? उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, मनोचिकित्सक के पास लेकर जाएंगे, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे, उसे उसके भाग्य पर छोड़ देंगे। इसका सही आंसर होगा स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे, क्योंकि सर्वप्रथम बालक से एक अध्यापक ही सीखने के लिए काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। तो एक अध्यापक के तौर पर सर्वप्रथम बालक से आप बातचीत करिए, उसकी कठिनाइयों के बारे में पता लगाइए, फिर उसका निराकरण कीजिए। ऐसी परिस्थिति में अध्यापक को परामर्शदाता की एक अहम भूमिका निभानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत। भाषा विकास से हमारा तात्पर्य होता है व्यक्ति अपने मनोभावों, अपने विचारों को एक अच्छी प्रकार से अभिव्यक्त कर सके। तो भाषा का विकास का सिद्धांत अनुबंधन का सिद्धांत भी है, अनुकरण का सिद्धांत भी है, परिपक्वता का सिद्धांत भी है, लेकिन अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत नहीं है। तो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। Thank you. If you like it, please share and subscribe. Thank you for watching my video.